दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। वक्फ को ताकत देने वाले सेक्शन 40 पर कैसे चल जाएगी, इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। आखिरकार समझना जरूरी है कि ये पूरा मसला क्या है, इसमें किस तरह से किस पर ज्यादा अंकुश लगने वाला है, या फिर इस पर सरकार बैकफुट पर जा रही है। भले ही उनके अलायंस उनके साथ हो गए हैं, लेकिन इसके पीछे की राजनीति क्या है ये समझना जरूरी है। हमारे साथ दिनेश वोरा जी जुड़ रहे हैं। सर के साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सर, बड़ी बात यह है कि वक्फ पर अगर हम बात करें, तमाम विपक्षी दल जो है वो अच्छे खासे तंज के साथ सामने आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी खुल करके अटैक किया है इस मामले पर, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति है सीधे सीधे। जहां पर आरक्षण की अब तक बात चल रही थी, एक ऐसा मुद्दा अब ये सामने आ गया है जिसमें ये समझना जरूरी है आम जनता को कि भाई वक्फ बोर्ड में जमीन की जो बात की जा रही है, जो कि पूरे देश में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के बाद पास है। ऐसी परिस्थिति में उस जमीन पर किसका कब्जा होना चाहिए ज्यादा या नहीं होना चाहिए? ज्यादातर लोग अपने मंदिरों को वो जमीन दान कर देते हैं, उसके बाद वो दान में चली जाती है। ऐसा तो नहीं कि वो सरकार के पास चली जाएगी। अभी तक रजिस्ट्रार इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि काम करते थे। उसका क्या होना है, सरकार का एक नुमाइंदा उसे देखता था। अब डीएम देखेंगे। क्या, आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल के साथ शुरू करें सर, क्या ये जमीन फिर डीएम भी आगे बेच सकेंगे अगर संशोधन होता है इसमें? जी, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। और आपका प्रश्न काफ़ी वाइड है, तो उसको अगर मैं कंसाइज रूप पे देखूं तो भारत में जो सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है, सबसे ज़्यादा ज़मीन जो है वो इंडियन रेलवेज के पास है। उससे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं है, क्योंकि देश के नुक्कड़ में, हर कोने में आपको रेलवे स्टेशन मिलेंगे, तो लंबी चौड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर सेना के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि आपने जिक्र भी किया है। इसके अलावा भारत के अंदर पोस्ट एंड टेलीग्राफ के पास बहुत प्रॉपर्टीज है। मैं आपको बताऊं, भारत में पुराने जमाने से जो टेलीफोन डिपार्टमेंट और जो पोस्ट ऑफिस हैं, वो बहुत लार्ज नंबर में भारत में है, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी काफी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास बहुत हैं। अब रही बात कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अभी कुछ फिगर्स बता रहे हैं कि कुछ 9, साढ़े 9, कुछ कहते हैं 9.25 लाख एकड़ की जमीन उनके पास है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो मंदिरों के पास भी बहुत जमीन है, वो भी लाखों एकड़ में है, लेकिन उसका वर्णन किया नहीं जाता एक्चुअली, क्योंकि उसका कोई कंसाइज्ड एक अकाउंट नहीं है जहां पर कहा जा सके। क्योंकि जितनी भारत में मस्जिद है उससे कई गुना ज्यादा भारत में मंदिर है, और कई तो बहुत ट्रस्टेड बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस बिल के द्वारा सरकार ने, दरअसल सरकार तो घिरी हुई है बहुत सारे मुद्दों से, और बहुत हॉट मुद्दे हैं। विदेश नीति में घिरी हुई है, डोमेस्टिक में घिरी हुई है, अर्थनीति में घिरी हुई है। तो अब डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए, वहां से हटा कैसे जाए, तो कोई ऐसा मुद्दा लाया जाए जो हिंदू मुस्लिम का है, जिससे लोगों का दिमाग फिर से भटक कर किसी और मुद्दे पर चला जाए। लेकिन जैसे कि इलेक्शन से हमने देखा कि कोई भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे जो है क्लिक नहीं हुए। लेकिन इस एक्ट के द्वारा, जो कि वक्फ एक्ट है, उसको अब एक नया नाम दिया जा रहा है। उस नाम के अंदर बहुत सारे, क्या कहते हैं कि सीक्रेट छुपे हुए हैं। अब ये एक यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2024 होगा। तो नाम अपने आप के अंदर बहुत सारी इसमें चीजें लेके आ रहा है। तो डेफिनेशन को चेंज करने से क्या होता है ना, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रियम्बल है। वो प्रियम्बल जो है वो आने वाले जो पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके स्ट्रक्चर को तय करता है, क्योंकि वो मूल आत्मा है। तो जब आत्मा को आप रीडिफाइन करते हो, तो यहां पर क्या होता है ना, हर चीज उस आत्मा के अनुरूप होनी चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा क्या है? वी द पीपल। तो वी द पीपल के वेलफेयर के लिए हर चीज जो की जानी चाहिए वो होनी चाहिए। इसी ढंग से यहां पर आपने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन चेंज की है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी जो डेफिनेशन को चेंज करना, रीनेम करना उस एक्ट को, वो अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। कि इसमें एक वर्ड आता है कि मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। अब ये मैनेजमेंट के इन शब्दों में आप पूरा की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा जहां जो है वो आप उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि ओनली लॉफुल प्रॉपर्टी ओनर्स प्रैक्टिसिंग इस्लाम फॉर द लास्ट 5 years कैन क्रिएट वक्फ थ्रू द फॉर्मल डीड्स। तो जो 5 साल से कम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस्लाम को, और जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, वही प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर सकते हैं या फॉर्मल डीड के द्वारा उनको दे सकते हैं।
अब एक चीज और इसके अंदर जो डाली गई है कि इसके द्वारा जो विडो हैं, जो डाइवोर्स्ड हैं, विमेन हैं या जो ऑर्फन्स हैं, वो वक्फ की इनकम से बेनिफिशियरी होंगे। अब देखिए यहां पर बहुत लार्जर डोमेन पैदा कर दिया है, क्योंकि अगर मुस्लिम समाज करीब करीब 18-20 करोड़ की आबादी वाला है, तो उसमें एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो विधवाओं की भी है, या जो डाइवोर्स्ड विमेन है उनकी भी संख्या बहुत सारी, क्योंकि तलाक तो काफी कॉमन है वहां पर, और कई ऑर्फन्स भी हैं, वह भी लाखों के अंदर होंगे, मिलियंस में होंगे, तो उनको एक बेनिफिशियरी की यहाँ पर संज्ञा दी जाएगी। ये पहला मेजर जो चेंज सरकार लाना चाहती थी, ताकि चीजों को अपने कब्जे में लिया जा सके। दूसरा उन्होंने क्या किया कि सर्वे एंड रजिस्ट्रेशन का जो एक लुक लेके आए हैं, वो जो कंडीशंस हैं, तो सर्वे कौन करेगा? सर्वे सरकार करेगी। पावर किसके पास है? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको कहते हैं, उसके पास रहेंगी। इट मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल वक्फ प्रॉपर्टीज थ्रू ए सेंट्रल पोर्टल, यानी कि केंद्र सरकार एक पोर्टल बनाएगी और वहां पे आप नेशनल डेटाबेस बना जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो मेजर चेंज है वो सबसे खतरनाक है, इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स एंड ब्रॉडर रिप्रेजेंटेशन। अब ये बड़ा कॉन्टेंशियस इशू है। ये इसके लिए है कि लिखा क्या जा रहा है, इट प्रपोज टू बिकम मोर ब्रॉड बेस्ड। अभी ब्रॉड बेस्ड क्या होता है, इसको तो कहीं डिफाइन किया नहीं है। फिर कहते हैं उसके अंदर शिया है, सुन्नी है, बोहरा समाज है, आगा खानी है, एंड अदर मुस्लिम कम्युनिटीज, जैसे कि अहमदिया वगैरह भी होते हैं, जो कि पाकिस्तान में अलग माने जाते हैं, यहां पर अलग माने जाते हैं। तो या अलॉन्ग विद नॉन मुस्लिम्स। अब ये जो नॉन मुस्लिम की कैटेगरी यहां पे आई है, ये बहुत डेंजरस है। अब यहां पर क्या है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे वो अभी भी हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो मेंबर्स हैं वो अभी भी हैं, उसमें वो कोई चेंज नहीं है। लेकिन नॉन मुस्लिम्स को लेके आना ये एक बड़ा चेंज है। द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन के अंदर जो है कि यहां पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, वहां पर विमेन को लेके आना है, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये भी एक अच्छा मूव है, उसको मैं मान के चलता हूं। पर एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप नॉन मुस्लिम्स को लेके आते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल्स उसके ऊपर है, जो लास्ट सारे अमेंडमेंट हुए थे, और उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्टेट को ऑलरेडी पावर है वहां पर बहुत सारी। लेकिन अब वक्फ प्रॉपर्टीज की जो पावर्स हैं वो पूरी की पूरी डीएम डिसाइड करेगा, ही विल बी द मेन आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेरी अथॉरिटी, वो बन जाएंगे। ये बहुत खतरनाक है। यानी कि मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति, इसके बारे में कहा जाता है, मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, कि उनकी प्रॉपर्टी वक्फ की थी, उन्होंने दी है, उसको लीज पे दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड है, कोर्ट के अंदर है, तो उसका जो फाइनल फैसला करने वाला बंदा है वो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। तो इसका मतलब है कि जिसकी सरकार है केंद्र में, वो उसके इशारों पर चलेगा, या हो सकता है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके इशारों पर चलेगा, और वो वही डिसीजन देगा जो स्टेट गवर्नमेंट उसको आदेश देगी, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई बाइंडिंग है नहीं। ही इज नॉट ए जज एक्चुअली। तो जज वाली पोस्ट से तो एविडेंसेस कलेक्ट करेगा या उसके बाद गवाहों को बुलाएगा, उसके हिसाब से नहीं होगा। और नॉन मुस्लिम्स को इंक्लूड करना, तो ये तो संसद में बात उठी आज, इसका इस पॉइंट आया आज के अंदर। आप बताइए कि अगर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को और हिंदुओं को शामिल करें तो उनको कैसा लगेगा? या फिर जो ईसाइयों की जो कम्युनिटी है उसके अंदर शामिल कर लें हम हिंदुओं को या सिखों को, तो उनको कैसा लगेगा? तो ये जो क्रॉस करने की कोशिश की है, यानी कि इसके द्वारा वो आरएसएस के लोगों को यहां बैठाने की कोशिश करें, मैं साफ सीधी बात कहूं कि वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि पहले ऑडिट होता था, लेकिन अब आरएसएस के ऑडिट लोगों को बिठाना चाहते हैं, और ये जो जमीन है वक्फ की, ये तो हमेशा वक्फ बोर्ड के पास ही रहती है, किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकती है। तो मेरा एक इम्पोर्टेंट शुरुआत में जो सवाल था उसमें ये भी था सर, ये जमीन क्या फिर आगे ट्रांसफर भी की जाएंगी, लोगों को बेची जाएंगी, यानी कि इसका कंट्रोल कॉर्पोरेट जगत की तरफ भी जा सकता है क्या? वो आशंकाओं के तहत सवाल है, लेकिन सवाल है सर। आपका सवाल बड़ा सवाल है, और इसका जवाब भी मुझे एक लार्जर डिबेट थी उससे मुझे मिला कि वक्फ प्रॉपर्टीज या जो उनका जो ये सारा का सारा जो समाज है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ये उससे उसको इनकम प्राप्त होती है। इनकम कहां से होती है? अब देखिए ये बहुत मुख्य मुद्दा है। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो उसको लीज करते हैं। लीज क्या है? कमर्शियल लीज है, वो सारी की सारी दुकानें बनाकर या किसी और किस्म की प्रॉपर्टीज बना के वो उसको किराए पर देते हैं, उस किराए से इनकम होती है।
और फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि जब लोग मंदिरों में जाते हैं तो चंदा चढ़ाते हैं, तो पुजारी को चंदा मिल जाता है, वहां पर अच्छा खासा पैसा मिल जाता है वहां पे। लेकिन मस्जिदों के अंदर चंदा नहीं होता, मैं आपको बताऊं। थोड़ी बहुत मजार जो वक्फ बोर्ड में आती, वहां थोड़ा बहुत लोग पैसे डाल देते हैं, लेकिन मजारों की संख्या मस्जिदों की संख्या के मुकाबले बिल्कुल और बिल्कुल नगण्य है, लेस देन 1% के, या उससे भी बहुत कम नीचे है। लाखों में है, लेकिन मजारें तो लाखों में नहीं है ना अल्टीमेटली, जहां कोई फूल चादर वगैरह चढ़ा सकते हैं, पैसे चढ़ा सकते हैं। तो मस्जिदों के अंदर वो चीज नहीं है, लेकिन मस्जिदों के अंदर इमाम तो है, मस्जिद को मेंटेन तो करना है, वहां पे वाटर सोर्सेज है, क्लीनलीनेस है, और वहां पर मस्जिदों के अंदर कई बार मदरसे चलते हैं, उस मदरसों के लिए टीचर आते हैं, तो वहां पे स्कूल चलाए जाते हैं उनके द्वारा। तो वो पैसा कहां से आएगा? वो लीज्ड प्रॉपर्टी से पैसा आता है, दैट इज द ओनली इनकम। उस पैसे से इनके मदरसे भी चलते हैं, उनके जो शफा खाने होते हैं वो भी चलते हैं, उसके द्वारा इमाम जितने हैं उनको तनख्वाहें भी दी जाती हैं, दैट इज देयर सोर्स ऑफ इनकम एक्चुअली। तो वहां पर जाता है। ऑडिट पहले भी होता था उनका, जैसे कंपनी का ऑडिट होता है सीए के द्वारा, उनका भी ऑडिट होता है, सीए आता है ऑडिट करता है। लेकिन सरकार यहां पर चाहती है चौथे नियम के अनुसार कि ये ऑडिट सीएजी के द्वारा हो। अब सीएजी, आप एक ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो, तो फिर तो सीएजी फिर तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का भी ऑडिट करेगी। फिर उस हिसाब से वो क्या कहते हैं कि जो अकाल तख्त है, हरमंदिर साहब है, उसका भी फिर ऑडिट वो करेंगे। इसका मतलब फिर जो सिखों का, क्रिश्चियंस का कोई एक यूनिट है, सपोज करो कि गोवा का एक ओल्ड चर्च है जो कि 450 साल पुराना है, सर, अब और तो वहां पे सीएजी अगर की इनकम भूमिका आती है पर तो भी उसका भी पिछले करेंगे। कुछ वक्त से सवाल उठ रहे हैं। और लीगल प्रोविजंस चेंज हो रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, और जो शब्द यूज किए गए हैं यहाँ पर वो कुछ इस किस्म के हैं कि जिसको क्या कहा जा रहा है कि इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी, इससे एफिशिएंसी आएगी। ये शब्द इसके अंदर यूज किए गए हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इस किस्म के शब्द जब इस्तेमाल किए री जाते हैं लॉगिन तो कर रही हूँ, ये तो स्ट्रीम यार्ड कॉमन खुला हुआ शब्द है है कहीं सारे पे? के सारे। तो ये सारे सारे शब्द जो है कॉमन शब्द है यहाँ पर। वो सरकार अपने सो कॉल्ड जो भी चेंजेस लेके आते हैं, वो उसके अंदर कहते हैं कि इट विल बी मोर अकाउंटेबल, इट विल बी मोर ट्रांसपेरेंट, इट विल बी मोर एफिशिएंट। मुझे लगता है कि सारे के सारे शब्द मिसलीडिंग है। मकसद सिर्फ है कि उसके ऊपर कंट्रोल कैसे करना, एक फौलादी शिकंजा कैसे कसना है। अब ये यहाँ पर जो जितने भी पुराने उसके प्रोविजंस थे, वो प्रोविजन तो रहेंगे, लेकिन कुछ प्रोविजंस जो ऐड किए जा रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ ये है कि उनको अपने कब्जे में कैसे लिया जाए, और सारी की सारी चीजें ले दे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस तक सीमित हो गई कि जो भी डिस्प्यूट होगा भी वो सॉल्व कर देगा, आप उसके पास जाओ। तो ये चीजें हैं उसके अंदर, और भी कई इसमें, लेकिन जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा उसके बड़े हैं। और आज हमने देखा कि सरकार ने पहले राज्यसभा से जो बिल था वापस लिया। क्यों वापस लिया? क्योंकि वहां पे उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उनको मालूम था कि पास नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि वापस ले लो। अब इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी ये आ गई है कि बिल्स को संसद में पास कैसे करवाए, क्योंकि बीजेडी के जो 9-10 मेंबर हैं और वायएसआर कांग्रेस के जो 11 मेंबर हैं, जो 20 मेंबर हैं बेसिकली, एक तो खैर बीजेडी वाला छोड़ के चला गया, लेकिन तो भी 19-20 मेंबर हैं, वो इनके खिलाफ जा रहे हैं। और उनके वोट अगर नहीं मिलते तो आप संसद में बिल पास नहीं करवा सकते। अब ये बिल तो ऐसा बिल तो है नहीं कि मनी बिल है, लोकसभा में पास करवाएंगे, दिस इज नॉट ए मनी बिल। तो मनी बिल की तरह तौर से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो वहां से उन्होंने वापस लिया, और यहां पर किरण रिजिजू हाथ जोड़ते नजर आए, आप सबको इतिहास बनाएंगे, आप ये करेंगे, आपको कोई भगवान बिल्कुल। आशीर्वाद देगा और ये करेगा, मतलब इस किस्म की बेतुकी वाहियात बातें वो कर रहे थे बैठ के, जिसका कोई सेंस नहीं था। मकसद ये था कि भाई ये पास हो जाए। लेकिन हैरानी मुझे तब हुई जब जेडीयू ने ललन सिंह की स्पीच के द्वारा ओपनली इसको सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि टीडीपी ने भी इसको सपोर्ट कर दिया। अब मैं हैरान हुआ कि इन्होंने तो फिर वो 80-20 की थ्योरी अपना ली योगी की कि हाँ भाई हम तो भाई हमें तो 20% से कुछ लेना नहीं हिंदुस्तान का, तो हम तो भाई ऐसे ही खुश हैं। तो भगवा चादर तो इन्होंने ओढ़ दी आज की डेट में। अब इनके दांत बिल्कुल हाथी के दांत बिल्कुल क्लियर सामने आ गए कि नीतीश कुमार और नायडू ने अपनी राह अगले 5 साल की पकड़ के रखी हुई है। उन्हें इंडिया गठबंधन से, विपक्ष से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें मुसलमानों से भी कुछ लेना देना नहीं है। और आई थिंक दे हैव ये सेट ए अपने आप ट्रेंड। में एक बड़ी चर्चा का विषय है सर, ये भी अपने आप में एक बड़ा वाइडर टॉपिक है। जी कैसे उन्होंने अपना एक दूसरा माइंडसेट एक्सेप्ट कर लिया है पार्टी की लाइन को जी छोड़कर। जी ये अपने जी आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन ये एक सबसे बड़ी चीज है कि जेपीसी की तरफ मूव कर जाना, ये अपने आप में बैकफुट की बात है ना सर, कि आप जिस बात को आगे पूरे दम के साथ रख सकते थे, लेकिन फिर आप इसको एक तरह से, अब सरकार ने मान लिया, एक तरह ये कहा जाएगा पिछले कुछ मैटर्स में कुछ मुझे याद आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मोदी सरकार को बहुत क्लियरली बैकफुट पे जाना पड़ रहा है, स्पेशली अब इस थर्ड टर्म में आने के बाद में
कुछ चीजें ऐसे बार बार देखने को मिल रही हैं इन्हें, और बिल में तो पहली बार। ये आपकी बात सही है, बैकफुट पे जाने का मतलब क्या है, क्योंकि संसद में जो डिमांड उठी है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं व्हाई ए बिल ओनली फॉर मुस्लिम्स, व्हाई नॉट ए बिल फॉर हिंदू टेम्पल्स, व्हाई नॉट ए बिल फॉर द गुरुद्वारास, व्हाई नॉट ए बिल फॉर सोकार क्रिश्चियंस के चर्चेज हैं, व्हाई नॉट फॉर द बुद्धिस्ट टेम्पल्स, व्हाई नॉट फॉर द वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया जैन टेम्पल्स, जो कि डेरासर है सारे के सारे या बाकी हैं, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट वन, उनके पास इतना पैसा शायद किसी के पास भी नहीं होगा। तो फिर अगर सीएजी का आपको ऑडिट करना है तो जाके गुरुद्वारे का भी कर लो, फिर चर्च का भी कर लो, आप मंदिर का भी करो। तो ये कॉन्टेंशियस इशू है। ये क्या है ना कि बबूल का पेड़ है, अब जहां भी हाथ लगाओगे ना आपको कांटे चुभेंगे यहां पर। तो जब जेपीसी के अंदर सारे के सारे लोग आएंगे तो पहले उसमें तो स्टेक होल्डर्स आते हैं सारे के सारे, उन स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। तो पहला मुद्दा ये कि वाई टू सिंगल आउट ओनली मुस्लिम्स। हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर सुधार नहीं होने चाहिए, हम कहते हैं सुधार होने चाहिए। वहां पे करप्शन बहुत ज्यादा है, मैं मानता हूं करप्शन है वहां पर। और वहां पर क्या होता है कि जैसे दुकानों की पगड़ी होती है ना, जैसे पुराने जमाने में, अभी भी कई शहरों में आपको मिलेंगे कि दुकानें मकान पगड़ी पे मिलते हैं। तो पता लग रहा है कि आपने 2 करोड़ की 3 करोड़ की पगड़ी दी और आपने 500 फुट की दुकान ले ली, किराया कितना है 500 रुपए, लेकिन 500 में दुकान क्या वक्फ बोर्ड देता है क्या? नहीं देता है। तो सब पैसे खाते हैं वहां बैठ के। तो क्या अब इस पैसे खाने के अंदर क्या गवर्नमेंट को भी बूटी चाहिए क्या कि हमारा हिस्सा रह गया, भी इसमें इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो हमें भी हिस्सा दे दो? पता लग रहा है डीएम और कलेक्टर भी पैसा लेके चले जाएंगे, फिर बाकी राजनीतिक दल आएंगे वो भी पैसा लेके चले जाएंगे। और यहाँ पर समस्या ये है कि मुझे भी आज ही पता लगा कि जो हमारे मोहम्मद खालिद साहब जो थे, जो हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं और वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, तो उन्होंने पहली बार बताया मुझे कि पंजाब का जो वक्फ बोर्ड है सबसे रिच है। ये मुझे नहीं पता था एक्चुअली, ये उन्होंने बताया क्योंकि वो उसके मेंबर हैं, एक्चुअली एक्टिव मेंबर हैं वो, और बहुत सुलझे हुए इंसान है, मेरे शो पे लगातार आते हैं। तो तब मुझे काफी जानकारियां उनसे भी मिली जो मैंने आज आपके साथ भी शेयर की हैं। तो जो उन्होंने बताया कि वहां पे 3-3 करोड़ की 5-5 करोड़ की पगड़ी ले ली जाती है और फिर कहते हैं भैया शोरूम खोल लो यहाँ पे, या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देते हैं, वो बड़े बड़े अपने क्या कहते हैं महल खड़े कर लेते हैं उसके ऊपर, और उनको भी कुछ कैश वगैरह मिल जाता है लीज के तौर पे, 10-20 करोड़ 50 करोड़, बंबई जैसी जगह में तो हो सकता है 100-200 करोड़ भी मिल जाता होगा। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम लेना तो अभी व्यर्थ ही है, आजकल तो छोटी छोटी बात पे लोग ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, तो लेकिन नाम तो निकल कर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे वो पगड़ी के पैसे आते हैं, वो करप्शन में चले जाते हैं, और जो 500 रुपए की लीज आती है उनके पास लीगल आती है वो फिर बढ़ती है। तो दिस इज हाउ ए ट्रस्ट मूव्स इन दैट डायरेक्शन। जी विनीता जी। जी सर, ये टेक्निकल सारी एक पूरी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से समरी किया इसको सर। श्वेता, सवाल ये है कि अभी जो सर से चर्चा हो रही थी कि वक्फ बोर्ड के बहाने बहुत कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार का हो गया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। जो एक एंगल सर से बात करते हुए आया सामने, आरएसएस का कंट्रोल वहां पर किस तरह से तो किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन में तो पूरा कंट्रोल आ चुका है। एजुकेशन में तो ये मानकर चलिए कि अब एक एक परिंदा पर नहीं मार सकता है उनकी मर्जी के बगैर। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे स्थिति को देखा जाएगा कि अब वक्फ बोर्ड के बहाने कई मुद्दों को हटाना या आरएसएस का उसमें कंट्रोल होना, नीतीश और नायडू का एक तरफ हो जाना, तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है, विपक्ष का इस पर हावी होना। दूसरा और चौथी सबसे बड़ी बात, इस प्रॉपर्टी पर किसका बड़ा कब्जा होगा, इस तरह की तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। तो ये आप इसको कैसे देख रहे हो इस पूरी परिस्थिति को? विनीता देखिए, टेक्निकल जो चीजें हैं वक्फ बोर्ड को लेके जो अभी नई बहस आज शुरू हुई है उसके बारे में काफी विस्तार से बोहरा जी ने बता दिया है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे डीएम का एक पॉइंट है, कलेक्टर का एक इसमें रोल रखा गया, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। क्योंकि अगर आप हालिया कुछ दिनों के क्या पिछले 7-8 सालों के अगर केसेस को उठा के देखें, किरण रिजिजू ने आज बोला सदन के अंदर कि जो है कलेक्टर को रेवेन्यू रिकॉर्ड देखने का अधिकार होता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का मालिक वो होता है, ठीक है। लेकिन मेरा उनसे ये जानना है कि जब डीएम ही सारे फर्जीवाड़े की जड़ में मट्ठा डालने के लिए तैयार बैठा हो तो फिर कंट्रोल कौन लगाएगा? अधिकांश डीएम तो ऐसे हैं जिनको रेवेन्यू का रॉ और वी और ई नहीं मालूम है कि क्या होती है जमीन की वाकई, किस तरीके की जमीन की 52 साला और 56 साला, इस तरीके के काफी टर्म्स हैं जो आप किसी भी डीएम के पास जाएंगे, खास करके
अगर मैं इस पूरे विवाद को उत्तर प्रदेश से जोड़ूं, उत्तर प्रदेश से ये विवाद शुरू हुआ ना जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने। जौहर यूनिवर्सिटी के बहाने इस विवाद को धीरे 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 आज लाके इस स्टेज पे रखा गया है कि ये बिल में संशोधन की बात कर रहे हैं। भारत की आजादी के बाद 1957 में संपत्तियों पे और इस तरीके की जो कहते हैं ना कि अधिकार या संचालन के लिए वक्फ बोर्ड का निर्धारण किया गया था। 1993 में उसमें संशोधन हुआ, उसके बाद 2013 में उसमें संशोधन हुआ। बोरा साहब मैं सही कह रही हूँ ना, डेट वाइज यही सीक्वेंस रहे हैं ना वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के। वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी संपत्ति है उसमें साफ लिखा था कि मैं यहाँ पे किसी समुदाय विशेष की बात नहीं करूंगी, जो कानूनन अभी तक उसमें लिखा पढ़ा आ रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि 18 साल का कोई भी नागरिक, उसके ऊपर का कोई भी नागरिक अपनी संपत्ति को दान कर सकता है, वो वक्फ बोर्ड के पास जा सकती है, जिसका संचालन करप्शन हर जगह है। ये बिल्कुल ठीक कहा बोरा साहब ने कि करप्शन वहां पे भी है, लेकिन मुझे आपत्ति आज संसद में जो ये कहना है किरण रिजिजू का कि जिनको अधिकार नहीं मिला उन वंचितों के लिए हम ये संशोधन कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नहीं मिला। 3 तलाक की बात इन्होंने की, वहां पे कुरीतियों ने घर बिठा लिया है। अभी मेरी किसी से बात हो रही थी तो पता लगा कि 3 तलाक आने के बाद जितनी और बुराइयां थी वो अंदर आ गई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिफॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आपत्ति यहाँ डीएम के अधिकार क्षेत्र में देने की बात ही क्यों है। ज्यादा दूर नहीं जाते, जौहर यूनिवर्सिटी से मैंने शुरू किया, पंजाब के बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है कि वहां पे क्या किस तरीके की चीजें हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें, जहां पे आपने देखा रेलवे की जमीन जो दान में आई थी सर्व सेवा संघ वालों को, जहां पे जेपी और दूसरे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका वहां पे प्रदर्शन, उनका वहां पे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के बाद काफी प्रोग्रेसिव चीजें रही हैं, उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया डीएम के बहाने। ये एक एग्जाम्पल है। ऐसी संपत्तियां जो बहुत प्राइम लोकेशन पे है, या वक्फ बोर्ड के पास भी ऐसी बहुत सी संपत्तियां हैं, मंदिरों के बहाने घुसते हुए वक्फ बोर्ड तक चले आए हैं। आपने देखा राम जन्मभूमि में कितना बड़ा घोटाला हुआ, किस तरीके से वहां पे जमीन मन मुताबिक लोगों को और अपने आरएसएस के लोगों को, आरएसएस में भी आरएसएस का एक ऐसा धरा है जो आरएसएस का कभी था ही नहीं। वो हर जगह से जो एक कहते हैं ना कि जब हम घर में कोई काम करते हैं या वेस्ट निकालते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जब आप किसी हलवाई की दुकान पे जाएंगी ना तो वहां पे वो कढ़ाई में से देखेंगे वो छानते छानते जो रद्दी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर फेंकता चला जाता है। उसी तरीके से जो सारे वेस्ट मटेरियल हैं पार्टियों के अलग अलग विचारधाराओं के, वो सब आजकल आरएसएस का चोला ओढ़ के इसी तरीके की चीजों में लगे हुए हैं। एजुकेशन इन्होंने बर्बाद किया, रेलवे इन्होंने बर्बाद किया। हर तीसरे चौथे दिन आप सुनेंगे कि रेलवे की कोई ना कोई चीजें आ जाती है। मुसलमानों की बात करें, हिंदू मुसलमान पहले इन्होंने किया। एक बात बताइए कि जब इनके ट्रोलर्स ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म पे हिंदू मुसलमान करके गर्दन उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड में ये कौन सा सुधार करने वाले हैं। सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के हाथ में ये पावर दे देनी चाहिए, खास के डिप्टी जो जिले के जिलाधिकारी हैं उनके पास, कि वो पूरा कंट्रोल इसमें रख के अपने जो भी उनके सुपीरियर बॉसेस हैं, है ना, जिनके खुद के अस्तित्व पर इन दिनों बड़े सवाल उठ गए हैं चुनाव दूसरी के बात, जो तस्वीरें देखने को मिलती हैं, दूसरी बात इसमें तो मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे तो भाई की हत्या हुई है डीएम के इस फर्जीवाड़े की वजह से। तो मुझसे ज्यादा इस मैटर को और कौन समझ सकता है कि किस तरीके से अकूत संपत्तियां जो प्राइम लोकेशंस पे हैं, जिलाधिकारी अपनी मनमानी करके औने पौने दामों पे आरएसएस के लोगों के हाथ में बेचने के लिए बिल्कुल अपनी सारी एक नैतिकता को गिरवी रखने के लिए तैयार है। ये कटु सत्य है। आप देखेंगे कि रेलवे की जमीनों पे कब्जा, आप देखेंगे कि सरकारी जमीनों पे कब्जा। अभी हाथरस और आगरा के एक्सप्रेस वे हाईवे के किनारे पिछले साल कई एकड़ जमीन इन लोगों ने कब्जा कर ली थी, किसी भाजपा नेता को दे दी थी। काफी सुर्खियों में मामला था, योगी ने उसके बाद सस्पेंड किया था। तो ये तो एक ऐसी चीजें हैं जो सामने आ जा रही हैं। वक्फ बोर्ड की हम बात करें तो वहां पे जैसा बोरा साहब ने कहा कि कोई चंदा तो चढ़ता नहीं है, कोई वहां पे दान पेटी तो रखी नहीं है, तो फिर आप उससे कौन सी कमाई करेंगे, आप उससे कौन सी कमाई जनरेट करने वाले हैं और उस कमाई को आप उस कम्युनिटी के लिए कैसे डेडिकेट करने वाले हैं।
अगर ये कहते कि वक्फ बोर्ड के ऊपर नियंत्रण करके हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे या कुछ इस तरीके की चीजें हम ऑपरेट करेंगे जो जन कल्याण के काम आती है, तो उसका समर्थन था। लेकिन आपने वो मंशा अपनी जाहिर नहीं की है। चंपत राय वहां पे बैठ गए थे, यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद वाले एक्टिव हो गए। अब इसके बहाने किसी ना किसी और की नजर होगी। इनके जो इंद्रेश जी हैं वो तो मुस्लिम संगठन चलाते हैं, लंबे समय से मुस्लिम संगठनों के बहाने वो अपनी एक राजनीति और एक कब्जे की नीति पे काम कर रहे हैं। तो हम ये क्यों ना माने कि ये भी उसी दिशा में कदम है। में भी वो काफी ज्यादा महिलाओं के साथ में कहाँ है एक बात बताइए कि मुस्लिम महिलाएं केवल बुर्का पहन के दिखती हैं, उसके बाद तो मुझे कभी नजर नहीं आती है। मैक्सिमम चीजें बाहर निकल के आती है कि वो इन्हीं की पार्टी की कार्यकर्ता थी। भाई राजनीति करिए, एक सीमा तक राजनीति करिए, लेकिन उसके बहाने जो जन कल्याण की चीजें हैं, जो लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उस पे कुठाराघात मत कीजिए। बिहार की आपने चर्चा की नीतीश कुमार और नायडू की। नीतीश कुमार और नायडू जो हैं वो कितनी चीजें और कितने इनके हर कामों में मौन रहने वाले हैं, आप जरा मुझे ये बताइए। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव होने वाले हैं, अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया आज, उस पे सारे जितने आपके विपक्ष के नेता हैं वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं इस विषय पे। और बिल्कुल सही बात है कि राज्यसभा में क्यों नहीं आपने इस बिल को पास करवा लिया, क्योंकि आपके पास वहां मेजोरिटी नहीं है। यहाँ पे आप हल्ला मचाएंगे। एक और लास्ट लाइन में ऐड करना चाहती हूँ कि संसद में आप जय श्री राम बोलेंगे तो उसमें दिक्कत है, जय संविधान किसी ने कह दिया तो उसमें आपको आपत्ति हो गई। संविधान से ही तो गवर्न होके आए हैं ना। तो ये वक्फ बोर्ड के बहाने ये नई राजनीति की शुरुआत हुई और मुझे लगता है कि इसमें लोगों की भलाई कम, पार्टी और इनके अपने जो मंसूबे हैं उसका ज्यादा, उसकी पूर्ति ज्यादा होने वाली है। जी बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर के वक्फ बोर्ड की जमीन और दूसरा वहां मदरसों पर कंट्रोल, इसी के बहाने कई और चीजें हैं जो कि टारगेट की जा सकती हैं और इसी का जिक्र बार बार विपक्ष भी कर रहा है। और बहुत ही तफसील से दिनेश सर ने ये सारी चर्चा बताई है, बात बताई क्या है और जो सवाल उठते हैं वो सब श्वेता ने इसमें बखूबी सामने रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच श्वेता फॉर चर्चा के लिए, थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए